सबको मेरा नमस्कार। आज हम साम्यवाद पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि साम्यवाद क्या है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि साम्यवाद के अभिलक्षण क्या हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर या देश या राष्ट्र के संसाधनों पर सामूहिक अधिकार होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति की मनाही होती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ होता है। यह दावा करता है कि सर्वहारा वर्ग की सत्ता होनी चाहिए। यह मजदूरों और किसानों के हित की बात करता है और उन्हें लामबंद कर उनकी सत्ता की स्थापना करता है। साम्यवाद की जो विचारधारा है, ये विचारधारा कार्ल मार्क्स और उसके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने दी। वहां से ये विचारधारा फैली और 1917 में रूस में पहली बार वामपंथी सरकार का गठन हुआ। उसके बाद से ये विचारधारा हर जगह फैली। ये तो हुई इसके बैकग्राउंड की बात। अब बात करते हैं कि इसके विलक्षण क्या हैं। जब हम इसके अभिलक्षणों की बात करते हैं तो पहला इसका है, साम्यवादी अहिंसा और सत्य के पक्षधर नहीं होते। साम्यवादियों की एक बात निराली है कि वो झूठ में विश्वास करते हैं। वह अपने आप को सत्यवादी और ईमानदार कहते हैं, परंतु व्यवहारिकता में हिंसा और झूठ के समर्थक होते हैं। अगर देखा जाए तो वामपंथियों की पूरी विचारधारा ही झूठ आधारित है और हिंसा तो इनका मतलब हिंसा और वामपंथ का तो टोली दामन का साथ है। ये वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष फैलाकर सत्ता में रहना चाहते हैं। यह स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो ये मौलिक अधिकारों का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोंट देते हैं। इनके जितने भी नैरेटिव होते हैं वो सारे झूठ पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद, नारीवाद, अल्पसंख्यकवाद या और भी जितनी आते हैं वो सारे झूठ आधारित हैं। जो दूसरी बात है, केंद्रीय
सत्ता व्यवस्था के पूर्ण समर्थक। साम्यवादी व्यवस्था में लोकतंत्र नहीं होता, या लोकतंत्र होता भी है तो वो नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए आज देखिए, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, जो ये देशों का मैंने नाम दिया, वहां पे वामपंथी सरकार ही है और वहां पे लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र है भी तो वो केवल नाम मात्र का है, व्यवस्था तानाशाही ही है। और इनकी व्यवस्था केंद्रीकृत होती है। जो सत्ता का केंद्र होता है वह किसी व्यक्ति के पास होता है, या किसी व्यक्ति के समूह के पास, या किसी पार्टी के पास। बाकी किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता। जो तीसरी विशेषता है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर और राज्य संघित अर्थव्यवस्था के विरोधी। यह अर्थव्यवस्था को राज्य के द्वारा आंतरण करते हैं। ये चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था हो इनके हिसाब से चले, ये जैसा चाहते हैं व्यवस्था वैसी रहे। और ये जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, जिस व्यवस्था में विकेंद्रीकरण है, या ऐसी व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति का अधिकार है, या राष्ट्रीयकरण और पूंजीवाद का मिश्रण है, ये उसका विरोध करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये केंद्रीय अर्थव्यवस्था के ये समर्थक होते हैं। जो चौथा है, वर्ग समन्वय के विरोधी और वर्ग संघर्ष के समर्थक। यह बात जग जाहिर है कि वामपंथी अपना उल्लू सीधा करते हैं वर्ग संघर्ष और वर्ग विद्वेष को फैलाकर ही। उनका एक ही काम है, वर्ग संघर्ष को बढ़ाना। फैक्ट्री का मालिक, मजदूर, किसान, उसके मजदूर, स्त्री, पुरुष, या और भी तरह के, वो जानते हैं कि ये चीजें हमेशा समाज में रहेंगी। समाज को हम कितना भी बदल देंगे, ये रहेगी। और इन्हीं के बीच में संघर्ष उत्पन्न करो, वर्ग विद्वेष उत्पन्न करो। समाज में स्त्री पुरुष हमेशा रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष पैदा कर दो ताकि ये अपनी रोटियां सेक सके। इसके अलावा जातिवाद, जो हमारे समाज की विशेषता है, वो जानते हैं कि जातिवाद रहेगा तो क्यों न इन्हीं लोगों के बीच में हम विद्वेष फैलाकर हम आगे बढ़े। जो पांचवा जो है, कृत्रिम ऊर्जा मूल्य के विरोधी श्रम के साथ न्याय करते हुए दिखते हैं, किंतु श्रम के साथ कभी न्याय नहीं होने देते। यह वामपंथियों की एक नीति रही है। ये बात करते हैं मजदूरों की, किसानों की, लेकिन व्यवहारिकता में ये मजदूरों का साथ देते हैं न किसानों का साथ देते हैं। ये केवल अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना हित देखते हैं। इनका एक ही मतलब है, एन केन कारण सत्ता की प्राप्ति। ये सत्ता की प्राप्ति पे महत्व देते हैं।
अगर देखा जाए तो बंगाल में लंबे समय तक वामपंथियों का शासन रहा। जब वामपंथियों का शासन बंगाल में रहा आया, तो उसके पहले पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था भारत के चुनिंदा राज्यों में थी। लेकिन वामपंथियों जब वहां शासन किया और शासन के बाद हालत ये है कि पश्चिम बंगाल का जो विकास दर है वो सबसे कम है। वहां पे शहरीकरण की रफ्तार सबसे कम है। आजादी के समय तक या कहें कि 70 के दशक तक कलकत्ता उद्योग का केंद्र था। यूपी बिहार के मजदूर कलकत्ता ही जाते थे। वामपंथियों के शासन के फलस्वरूप वहां के सारे कल कारखाने खत्म हो गए। वहां के सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए। कारण यह है कि ये मजदूरों में केवल असंतोष पैदा करते हैं और संघर्ष को जन्म देते हैं। ये किसी समस्या के निदान की बात नहीं करते। ये बस आल सलाम का नारा देते हैं और ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, अमीर अब बने। ऐसा इसलिए कि अगर गरीब अमीर हो जाएगा, अगर मजदूर का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर इनका क्या होगा? इनकी तो सारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। जो एक और बात है, जो जो छठी है, सामाजिक व्यवस्थाओं की व्यवस्थापना के विरोधी। ये बात बिल्कुल सही है। वामपंथी जो होते हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, परिवार, विवाह संस्था, गांव, समाज, ये तो नहीं मानते। वामपंथियों का नारा है कि जो परिवार व्यवस्था है ये तो बंधन है, यह हमारी संस्कृति को गाली देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मंथन ने लिखा कि जो हिंदुओं की पहनती हैं ये उनके पैरों में हथकड़ी के समान है, पैरों में घड़ी के समान है। या जो ये सिंदूर करती हैं ये भद्दा लगता है। ये मंगल सूत्र जो पहनती हैं ये नारी की गुलामी की निशानी है। मतलब ऐसी ऐसी बातें ये बोलती हैं कि जो परिवार व्यवस्था है, जो जो विवाह संस्था है, वो खत्म हो जाए। यहाँ तक कि गांव की है, जो समाज की व्यवस्था है, उसको भी ये गाली देते रहते हैं। खाप पंचायत या हमारे यहाँ के जो परंपरागत संगठन हैं उनको ये गाली देते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। 2009 के आसपास की बात है, इन लोगों ने खाप पंचायत के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि पूरे की पूरी खाप बदनाम हो गई। तो ये नहीं चाहते कि जो परंपरागत व्यवस्था है वो चले, ये चाहते हैं कि परिवार टूट जाए।
ये चाहते हैं कि वह संस्था खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो भंग हो। क्योंकि जब तक समाज में फूट नहीं, तब तक ये हल नहीं होंगे। अब तो ये दो हाथ और आगे आगे हैं। अब तो ये वोकिज्म की बात करने लगे हैं। ट्रांसजेंडर, LGBTQ, उसमें अब ये बांट रहे हैं, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मतलब ये लोग अब कहाँ तक पहुंच चुके हैं। व्यक्ति को अपना जो जेंडर है उसके प्रति ये लोग उसे कंफ्यूज कर दे रहे हैं। जो अंतिम बात है, योग्यता की प्रथा को बधाई देने तक सर, यह जो है, जो योग्यता है, जो योग्यता है उसको ये साबित करते हैं। ये चाहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता है वह नहीं रहे। वह जानबूझकर या विभिन्न उपायों से वह अर्थव्यवस्था को या समाज को या व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है ये इसी वामपंथ की उपज है। ये कहीं न कहीं ये वामपंथी विचार से ही ये आइडिया आया है, चाहे किसके दिमाग में आए। इसके अलावा आपने देखा है कि उपाय है कि हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे, कोई निजी संपत्ति नहीं रखेगा। जब किसी के पास निजी संपत्ति नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है वो श्रम नहीं करेगा, वो कर्म नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अकर्मण्यता आएगी, कामचोरी पैदा होगी। वो ये चाहते हैं कि इन्हीं उपायों से हम समाज को गुलाम बनाकर रखें, हम आगे बढ़ें। तो ये थे 7 बिंदु जिन पे मैंने अपनी बात आप सबके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आप सबके सामने अच्छे से रख पाया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबके धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी सी बात रख देता हूँ। एक तो देखिए, जो आज का जो कोटेशन है, कोटेशन को लिखने का जो मूल कारण है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति में इन 7 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण दिखाई न दे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अन्य लक्षणों से सबसे को समर्थन देता है, लेकिन मान लीजिए वो वर्ग संघर्ष को किसी एक लक्षण को उसने समर्थन नहीं दिया, तो हम उसे साम्यवादी नहीं रखेंगे। या मान लीजिए कि हो सकता है उसमें कोई एक लक्षण ऐसा ना हो कि वह कृत्रिम ऊर्जा मूल्य का विरोध न करे, तो हम उसको साम्यवादी नहीं मानेंगे। या फिर वह गांव समाज परिवार को संवैधानिक अधिकार देने का पक्षधर हो, तो हम लोग उसे जो है कम्युनिस्ट नहीं मानेंगे। कहने का मतलब यह है, जिसके भीतर यह 7 लक्षण एक साथ दिखाई दें उसे हम साम्यवादी मानेंगे। यदि इसमें से कोई भी लक्षण ऐसा है जो किसी व्यक्ति के भीतर नहीं है, कोई भी एक लक्षण, तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, वह सही दिशा में आ सकता है। मतलब वो चर्चा भी कर लेगा और कई बातों पर सहमत हो सकता है। लेकिन जिसमें ये 7 लक्षण आ जाएंगे तो ये माना जाता है वह शुद्ध रूप से जो है वामपंथी कम्युनिस्ट है। तो इन 7 बिंदुओं का लिखने का जो कारण है वो यही कारण है
कि हम किन लोगों में सुधार कर सकते हैं, कहाँ गुंजाइश है और कहाँ नहीं है। अगर किसी में ये सातों लक्षण मिल जाए तो ये मानकर चलना चाहिए कि वहां पर जो है उस व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वह शुद्ध जो रूप से जो है किसी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अगर हम पहला जब इसका बिंदु देखते हैं, तो जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि साम्यवादी अहिंसा और सत्यधर सत्य के पक्षधर नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट है। नक्सलिज्म को हम देख ही रहे हैं और किस प्रकार से परिभाषाओं को विकृत किया गया। अभी तो ये भी जो है साम्यवादियों ने कम्युनिस्टों ने जो है मुसलमानों के साथ कहकर के यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि नालंदा का जो विद्यालय तोड़ा गया यहीं के लोगों के द्वारा तोड़ा गया। मतलब वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करने तक के तत्पर है, विकृत करने के लिए तत्पर है। या ये कह देंगे ये लोग बाहर से आए हैं, हम इस देश, ये लोग आदिवासी इस देश के मूल निवासी है। यही स्थिति जब उत्तराखंड में भी जब हमने देखा कि यहाँ भू कानून के संबंध में जब चर्चा हुई, तो तीन चार जातियों को छोड़ करके कि ये जातियां हैं कि मूल निवासी हैं, बाकी सब बाहर से आए हैं, तो वहां पर भू कानून का जो है लागू किया गया। तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये सारा का सारा जो वर्ग संघर्ष है, इस वर्ग संघर्ष में न हिंसा के लिए वो कोई स्थान है, न सत्य के लिए। अगर असत्य का पक्ष नहीं लेंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, और जहां हिंसा की आवश्यकता पड़ी वहां वो हिंसा करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये एक तो हम लोगों को जो है साम्यवाद का बिल्कुल स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है। हालांकि सभी साम्यवादी बुद्धिजीवी होते हैं तो स्वयं वो आपको पर्सनली उसमें इन्वॉल्व नहीं दिखाएंगे, खुद हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा का बाहर से समर्थन कर देंगे। और जो दूसरा पॉइंट कहता है केंद्रीयकृत सत्ता व्यवस्था के प्रबल समर्थक, तो मैंने पहले ही कहा कि मूल लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति ही है। तीसरा पॉइंट जो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी एक तरह से हम कहें गवर्नमेंटलाइजेशन के समर्थक होते हैं, सब कुछ सरकारीकरण हो जाए। जैसे चीन में लगभग 70-80% जो है सरकारीकरण है। ये बात ठीक है कि प्रोग्रेस बहुत तेज हुआ है, तानाशाही में होता ही है। फंडामेंटल राइट भले ही सस्पेंड हो जाए, लेकिन अ, अगर लोकतंत्र लंबे समय तक रहा और अनस्टेबल रह गया तो वो तानाशाही में जाएगा या तो लोक स्वराज्य में जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का मूल लक्षण अव्यवस्था दिखाई देता है, और वहां पर अव्यवस्था हो गई तो केंद्रीयकृत सत्ता नहीं होगी, क्योंकि जहां केंद्रीयकृत सत्ता हो गई, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था हो गई, जहां पर राज्य ही सब कुछ नियंत्रित करता है, या तो वहां पर अच्छी व्यवस्था होगी या तो खराब व्यवस्था हो जाएगी। वर्ग समन्वय और वर्ग संघर्ष, कृत्रिम ऊर्जा मूल्य, सामाजिक व्यवस्था, बाकी सभी चीजों पर हम लोगों की कई बार चर्चा हो चुकी है, और कई साथी हैं बोलने के लिए, विषय बड़ा है। तो बाकी मैं चाहूंगा कि बाकी के साथी भी अपनी बात रखें, और सीमित शब्दों में अपनी बात रख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि और साथियों को भी समय मिल पाए। जी धन्यवाद। विजय जी, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मैं जी बिल्कुल। ये बात तो मैं ठीक से समझता हूँ कि हम लोग अक्सर इस तरह की चर्चा करते रहते हैं जिसमें साम्यवाद एक निशाने पर रहता ही। थोड़ा सा आज मैं, हालांकि साम्यवाद का मैं बहुत पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं थोड़ा सा। दुनिया में राज सत्ताओं ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। न जाने कितनी सभ्यताएं हैं, लगभग, या अगर मैं ये कहूं कि लगभग सभी सत्ताएं ये कहती हैं, मतलब राज सत्ताएं, राज परिवार, कि हम सीधे ही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। लगभग सभी राज परिवार अपने आप को ईश्वर का सीधे प्रतिनिधि बताते हैं, या अर्थात उनकी आज्ञा की अवहेलना आपका यह लोक ही नहीं, आपका पारलौकिक जीवन भी बर्बाद कर सकता है। हम लोग आपस में अक्सर चर्चा करते हैं तो एक बात आती है, कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक बात नरेंद्र जी बता रहे थे कि अकबर के टाइम पे जहांगीर उनको खिताब मिला था, और सूरज भी उनकी मर्जी से निकलता था और अस्त होता था।
मतलब जब सुबह फजर की नमाज होती है तो फजर की नमाज के बाद एक बाबू था, मतलब लिखा पढ़ी वाला, वो पूछता था कि सूरज सरकार निकलना चाहता है, उसको आप अनुमति दीजिए। तो अंदर से दूसरा अधिकारी आता था और कहता था कि अनुमति है, वो अपना सूरज निकल सकता है। तो यह सब प्रपंच रचे गए सत्ताओं के द्वारा लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, यानी लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन का एक ऐसा रहस्यवादी और भौतिक दोनों तरफ से फंसाने के लिए लोगों को ऐसा प्रपंच रचा गया कि तमाम तरह की बातें एक दौर में कम्युनिज्म ने पूरी दुनिया में लोगों को बताई कि भाई ये राज सत्ता इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वो राज सत्ताओं का काम सुरक्षा और न्याय है, वो हमने बनाया है, हमने दिया है उनको वो अधिकार। आप राजाओं की गुलामी से आप बाहर आओ। प्रथम विश्व युद्ध आप देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों ही एक तरीके से कम्युनिज्म का लिटमस टेस्ट था कि लोग कितना समझ पाए हैं हमारी बातों को, राजाओं के लिए वो कितना लड़ते हैं। राजा जब युद्ध लड़ने आएंगे तो लड़ेंगे तो सैनिकों के ही सहारे ना, और वो सारे सैनिक हैं तो किसानों और कामगार के बेटे ही। किसान और कामगार के बेटे अगर उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो राजाओं का क्या अस्तित्व रहेगा। एक बेहतरीन सोच, मुझे लगता है कि यह एक उस दौर की सबसे बड़ी जरूरत रही होगी। आज हम उसकी आलोचना भले कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि राज सत्ता कोई ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, वह हमारी आपकी तरह के लोग हैं, और हमको आपको भी राज्य के संचालन में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने चर्चा करते समय एक बार ये कहा था कि लोकतंत्र संभवतः साम्यवाद की देन है, लेकिन ये जांच पड़ताल, जैसा कि मैंने और कुरेदा कुछ मुनि जी ने भी इशारा किया कि लोकतंत्र पहले ही विश्व में इंट्रोड्यूस हो चुका था। लोगों के द्वारा सहमति से चलने वाली, लोगों की सहमति के आधार पर स्थापित सत्ताओं को दुनिया ने देखा था। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी प्रासंगिकता अगर बढ़ी है तो वह बढ़ी है कहीं ना कहीं साम्यवाद का प्रभाव जरूर रहा। आज हम ये कह सकते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये हिंसा करते हैं, लेकिन आप उस दौर की बात सोचिए जहां राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जा रहा है और उसके प्रति, उसके विरुद्ध कही गई बात आपको सीधे सीधे, ब्रूनो को तो आग में जलाया गया था, यहाँ का तो जो इतिहास आप खंगालेंगे तो पूरे के पूरे गांव जला दिए गए कि राजा के विरुद्ध जा रहे हैं। साम्यवाद का जो एक उदय हुआ वह एक ठीक बात को लेकर हुआ। ये बात अलग है कि बाद में स्थितियां बिगड़ गई। आज मैं एक अपने साथी नरेंद्र जी की मैं एक लेख पढ़ रहा था, उनकी पोस्ट पढ़ रहा था। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र जी उस बात को ज्यादा अच्छे से रखेंगे, लेकिन मैं उनकी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि साम्यवाद की जो परिकल्पना मार्क्स ने प्रस्तुत करी, मार्क्स के बाद वह रह ही नहीं गई। लोगों ने ये समझा कि कामगारों की बात करके, मजदूरों की बात करके एक बड़ा वर्ग हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हम उसको सत्ता पे काबिज होने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के अधिकांश साम्यवादी उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। साम्यवाद को पढ़ते समय जो एक बात समझ में आती है कि नहीं, अगर मार्क्स को आप पढ़िए तो एक विशुद्ध दार्शनिक दिखता है जो ये कहता है कि संसार का, इस सृष्टि का विकास एक नियम के अंतर्गत नहीं हुआ है। जैसे जैसे आवश्यकता आती गई है, जैसे जैसे अड़चन आती गई है, वैसे वैसे प्रकृति ने उसका समाधान निकाला और आज की दुनिया खड़ी हुई, जिसको द्वंद्ववाद कहते हैं, जो जिसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो वह बात आती है द्वंद्ववाद क्या है। तो द्वंद्ववाद का मतलब यही है कि पानी की कुछ कुछ बूंदें सड़क फर्श पे गिरी हुई हैं
और जहां कोई रोक आता है उसके बगल से पानी निकल जाता है, वो जगह एज इट इज छूट जाती है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहीं दिक्कत आई तो फिर दो तीन धाराओं में बट करके चलती रहती है। इसी को द्वंद्ववाद कहते हैं। और जिस तरीके से मार्क्स ने ये कहा कि हम एक आत्मा जैसी एक रहस्यवादी दुनिया से बाहर आए, भौतिक दुनिया को स्वीकार करें, यहाँ पर हम देखें कि रोटी खाने के बाद ही पेट भरता है। एक मकान के बिना अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको गर्मी, धूप, ठंडी सब बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बर्दाश्त सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कपड़े हैं जो हमको मर्यादा में रहना सिखाते हैं। अगर कपड़े ना हुए तो पूरा सामाजिक व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। एक तरीके से कोई मान मर्यादा, कोई व्यवस्था, लाज सज्जा रही नहीं जाएगी तो फिर समाज का क्या मतलब रह गया। तो कम से कम मार्क्स के इस पक्ष को भी हम ध्यान में रखें और साम्यवाद पर चर्चा करते समय यह बात भी समझे कि मार्क्स का साम्यवाद और वर्तमान का साम्यवाद बड़ा अलग है। अगर हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि वर्तमान साम्यवाद सिर्फ सत्ता की राजनीति से जीवित रहने वाला एक परजीवी है और मार्क्स अपने आप में एक दार्शनिक है। भले ही उनके दर्शन को कोई व्यक्ति स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, लेकिन उन्होंने वैचारिकी का एक बिंदु दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि मैंने साम्यवाद के पक्ष में बात की, बड़ी हिम्मत करके बात की है अपने आप में। फिर बाद में इसको मैं और ठीक करने का प्रयास करूंगा। जी धन्यवाद। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भैया, सभी को प्रणाम, मुनि जी को प्रणाम। जी बताइए। मैं साम्यवादियों का बहुत अपने हिसाब से सीधे सीधे मैं नक्सलाइट और सनलाइट जो पहले इधर बचपन में हम लोग आज से लगभग 10 साल पहले सुने हैं। हाँ, हवा आ रही थी। 8 से 10 साल पहले जब पिताजी भी यहाँ सर्विस में थे, इधर बंदूक लेके लोग घूमते थे और डर के चलते ही यहीं पर एक पलटन घाट पड़ता है। नहीं नहीं, मैं जाके नहीं, वो है। हाँ, सीधा सीधा मैं वहीं को साम्यवादी डिफाइन करा है। मतलब साम्यवादी समझता हूँ, छोटे रूप में। और बड़े रूप में तो भाई जो बंगाल में कहाँ कहाँ जन्मा, फिर लोग साम्यवादी के रूप में उत्तर कोरिया को देख रहे हैं, चीन को देख रहे हैं, रूस को देख रहे हैं। ये सब बड़े रूप में है, ये सब बात ठीक है। लेकिन मैं सबसे सटीक साम्यवादी के जो नक्सली हैं उनको समझता हूं। और इसमें साम्यवादियों की 7 विशेषता बताई गई है। किसको हम साम्यवादी कहेंगे। ते तो सीधे सीधे साम्यवादी अहिंसा और सत्य के पक्षधर नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि हिंसा तो करते हैं, बात सही है, लेकिन कई जगह पर मैं इन लोग का जो व्यवहार देखा आम जनता के प्रति, वो देखा कि कई बार इन लोग जो समाज में या जाति समाज में कोई गलती किए तो सीधे मौत के घाट उतार दिए। तो इनमें तो समझ नहीं होती है, एक अच्छी समझ नहीं होती है साम्यवादियों के बीच में। और केंद्रीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक होते हैं। ये भी मैं पूर्ण ढंग से इसमें सहमत हूं कि सारा पावर अपने पास रखना चाहते हैं, जनता के पास नहीं देना चाहते। और जनता में यह वर्ग भेद कराने के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि वर्ग भेद कराकर ही यह लड़ाई करते हैं और अंत में अपना शासन स्थापित करते हैं। यह जंगल राज्य के समर्थक होते हैं, क्योंकि यह उनके छुपने का स्थान होता है। और बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जी धन्यवाद। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था। वैसे मेरी बात करीब करीब, मैं ज्ञानेंद्र जी की बात सुन रहा था। जी अभी मैंने कल ही एक लेख पोस्ट करा था साम्यवाद को लेकर के। जी वैसी ही कुछ बातें ज्ञानेंद्र जी भी कह रहे थे। जी देखिए, ये समस्या, अ, अगर हम किसी सिद्धांत का विरोध करते हैं और किसी सिद्धांत का पक्ष लेते हैं
तो ये वैचारिक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करती है। वास्तव में साम्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ मैंने समझा है, उस लेख में कल ही वो रिसेंट पोस्ट मेरी वही है फेसबुक पर, अ, उसका मतलब एक बहुत है साधारण सा है, संतुलन स्थापित हो। राज्य व्यवस्था में संतुलन किस प्रकार स्थापित हो, ये साम्यवाद का दृष्टिकोण है। साम्यवादियों का क्या दृष्टिकोण है, ये उसकी अपनी जगह है। साम्यवादी भी शक्ति केंद्रीकरण करके सत्ता का ही सिद्धांत विकसित करते हैं और कुछ नहीं करते। और इस बात के लिए मैंने आप सभी लोगों के बीच हमेशा कहा है कि जितने भी राज्य व्यवस्था के सिद्धांत इस टाइम दुनिया में व्यवस्था का रूप लिए हुए हैं, वे सभी के सभी शक्ति केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। और उन्हें किसी की वकालत इस तरह से नहीं करी जा सकती है कि ये मान लिया जाए कि कोई भी सिद्धांत समाज के महत्व को जीवित करता है। अगर साम्य शब्द का हम जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि किसी भी प्रकार समाज में वर्ग विद्वेष घटे, उसके बगैर साम्य स्थिति विकसित ही नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लिया ये लेनिन आया, स्टालिन आया, चीन में वर्तमान का जिनपिंग है, जितने भी है ये सब तानाशाह हैं और सत्ता के को इस सिद्धांत के आधार पर गरीब गुरबा कमजोर जो तबका है उसे किस प्रकार अपने साथ जोड़ लें और अपनी सत्ता विकसित कर दें। यही बात ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे, अपनी सत्ता का चेहरा बना लें। ये लोकतांत्रिक लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं और साम्यवादी भी ऐसा ही कर रहे हैं। धर्मतंत्र के आधार पर राज्य बनाने वाले लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं और जो एक आधा का ही वो राजा रजवाड़ा बचा है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक टकराव के मामले पर भी क्योंकि हम लोग मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ हमें थोड़ा सा जाना होगा। निश्चित रूप से ज्ञानेंद्र जी ने जो ये बात कही कि मार्क्स का साम्यवाद और उसके अनुयायियों का साम्यवाद उसी प्रकार से अलग है, गलत है, जिस प्रकार से गांधीयन लोगों जो हुए हैं जितने भी भारत में गांधी के बाद, जो गांधी की चिंतन धारा है जिसे विनोबा जब डिफाइन करते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ दम है, ये समाज का नेतृत्व कर सकती है। जो वर्तमान के गांधीवादी हैं वो केवल और केवल उनका सत्ता संघर्ष का विषय है, उनका गांधीवाद से कोई संबंध नहीं बचा है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार जो दृष्टिकोण मार्क्स देना चाहता है, क्योंकि मार्क्स ने दो कंट्रोवर्शियल बातें कही, कल ही रामवीर जी से मेरे इस मामले पर बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए मार्क्स ने जो बात कही, दो बातें कही, एक तो ये कि कमजोर लोगों को जीने की हैसियत मालदार लोगों के बराबर मिलनी चाहिए, कहना यह चाहिए था कि उनके परिश्रम के आधार पर मिले। दूसरी बात मार्क्स ने यह कही कि अंततः साम्यवाद का जब सिद्धांत लागू होगा तो सरकार नाम की चीज, राज्य नाम की चीज समाज से दूर चली जाएगी। लेकिन समाज से राज्य तब दूर जाएगा जब वर्ग संघर्ष की स्थिति ही समाज में नहीं होगी। और दुनिया भर में जितने भी मार्क्स के बाद के साम्यवादी हैं जो अपने आप को कहते हैं, जितने भी लोकतांत्रिक हैं, वो वर्ग संघर्ष ही कराते हैं राज्य का अस्तित्व जीवित रखने के लिए, राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए। अब एक दार्शनिक ने जो दृष्टिकोण विकसित किया, उसके अनुयायी उस दृष्टिकोण को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं मान रहे हैं, ना उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके अनुयायी किसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? जो तरीका उनके सत्ता निर्माण का आधार बन सकता है। मार्क्स ने साम्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर जब वो कहता है कि धीरे धीरे करके राज्य का लोप हो जाएगा समाज से, तो वो कह रहा है कि किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष जीवित नहीं होगा। अनुयायी क्या कह रहे हैं कि सरकार ताकतवर होगी तो हम अपनी मनमर्जी से देश का विकास कर सकेंगे। चीन और रूस इसके उदाहरण है। बड़ी कंट्रोवर्सी है एक दार्शनिक के बीच और उसके अनुयायियों के बीच।
इन बातों की तरफ मैं समझता हूं कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैसे मैंने उसमें लिखा है, कल की रिसेंट पोस्ट है तो आप देखिएगा। यही मेरी बात थी, धन्यवाद। धन्यवाद। मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। नमो नमः, धन्यवाद। साम्यवाद के पहचान के जो आज 7 सूत्र बताए गए हैं, मैं उस पर सहमत हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कम्युनिस्टों से जो होते हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क रहा है, और उसके आधार पर भी मैं अपना कुछ पहचान कायम करना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से क्या मैं उनसे मिला हूँ, तो उनके में ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो वास्तव में मानवता के या उदारवाद के या आर्थिक समता के वे कट्टर समर्थक हों, ऐसा नहीं है। उनमें हमने देखा मानवीय मूल्यों की कमी, हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा। उनका एक अलग ही रूप हमारे सामने आता है। उनका एक ही रूप है अवसरवादिता। अवसरवादी व्यक्ति जो है कि के 2-3 हथियार होते हैं। वो हथियार होते हैं उदारता का, मानवता का, आर्थिक समता का। प्रायः सभी लोग जो है कि अपने अपने एजेंडे पर चल रहे होते हैं, और वैश्विक स्तर पर सारे देशों के अपने अपने एजेंडे चल रहे हैं। ईसाइयत का अपना एजेंडा चल रहा है, इस्लाम का अपना एजेंडा चल रहा है, बौद्धिज्म का अपना एजेंडा चल रहा है। वैश्विक स्तर पर बहुत से एजेंडे चल रहे हैं। फिर एजेंडे जो है कि किसी देश में लागू इसलिए किया जाता है कि उस देश में कमजोर करके अपनी जो है कि व्यवस्था लागू किया जाए। अमेरिका आदि का अपना एजेंडा चलता है। किसी देश में वह कम्युनिस्ट का समर्थन करती है, किसी देश में वह ईसाइयत का समर्थन करती है, किसी देश में वह इस्लाम का समर्थन करती है। अपने एजेंडे के हिसाब से वो सेट करते हैं, और प्रातः एक अच्छी सुविधा मिलती है यदि हम साम्यवाद के ढांचे में, खांचे में उनको फिट कर लेते हैं। अवसरवादियों को, भ्रष्ट लोगों को, स्वार्थी तत्वों को, जो है कि जो लोग होते हैं जो अपने हिसाब से जो है कि समझते हैं कि उनका हित हर तरह का माने आर्थिक हित हो, उनके जो है कि अधिकार बढ़े, उसके लिए अवसरवाद का एक राह चुनते हैं। तो हमने उन अपने व्यक्तिगत रूप से जो कम्युनिस्टों से मैं मिला हूँ, यदि उनको अवसर मिले तो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं जिनके वो विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि वो वही चीज रहना चाहते हैं। उनका मूल उद्देश्य जो है कि सत्ता को प्राप्त करना, या अवसरों से मिलने वाले, जो अवसर से मिलने वाले लाभ हैं उनको भुलाना। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक साम्यवाद का खांचा जो है कि बन चुका है, जिसको हम साम्यवाद करते हैं। उस खांचे में सारे जो है कि साम्यवादी के रूप में, उनके समर्थक के रूप में चले जाते हैं, और वहां पर उनका अपना जो उन्हीं के माध्यम से, उन अवसरवादियों के माध्यम के द्वारा, तो अवसरवादी लोग वो जो समस्त वैश्विक जो एजेंडे चलाने वाले होते हैं, उनका अपना जो है कि एक समन्वय हो जाता है। उनका जो है कि भारत में जैसे जो है कि जो साम्यवाद के खांचे में बैठे हुए हैं, समाजवाद के खांचे में बैठे हुए हैं, वे लोग देखेंगे तो इस्लाम के भी एजेंडे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, ईसाइयत के एजेंडे भी चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। साम्यवाद के एजेंडे पर उनका अपना खांचा बैठा हुआ है। उदारता के एजेंडे पर, मानवतावादी मूल्यों पर, तो इस सब को उनको अपना सपोर्ट करते हैं। उनका मुख्य विचार होता है कि हम कैसे जो है कि, क्योंकि वैश्विक एजेंडे होते हैं, उनका मूल तत्व होता है उस देश कमजोर करके अपने एजेंडे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लागू किया जाए, अपनी सत्ता वहां पर कैसे अधिक मजबूत किया जाए, वैश्विक स्तर पर उनका कैसे जो है कि वर्चस्व स्थापित हो। उस एजेंडे से उस एजेंडे में दोनों में मेल मिलाप हो जाता है।
और प्रायः सभी देशों में ऐसे ऐसे एजेंडे बने हैं, तो वहाँ सिर्फ अवसरवादियों का ही जमावड़ा होता है। और जो भारत में कम्युनिस्ट है, हम जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप, उनको कार्ल मार्क्स के दर्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है कि कार्ल मार्क्स क्या चीज है, उनके बारे में क्या कहना है। एक होता है एजेंडा चलाना, अपने अवसर को भुला लेना, तो कुल मिला के यही है। तो मैं समझता हूँ साम्यवादियों का कोई पहचान नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक पहचान होता है, अवसरवादी मिल करके जिस व्यवस्था के जिस खांचे में बैठा करके सारी जो है कि अपनी अवसरवादिता को सिद्ध करना चाहते हैं, वह खांचा जो है कि साम्यवाद का लिया जाता है। उसी साम्यवाद के अंतर्गत वे समाजवाद का भी नाम लेते हैं और मानवता का नाम लेते हैं, उदारता का नाम लेते हैं, आर्थिक समानता का नाम, लेकिन इस सबसे उनका कोई वास्ता नहीं होता। मूलतः उनका प्रभुत्व प्राप्त करना है, उनका जो है कि एक अपनी जो है कि वर्चस्व स्थापित करना है, अपना एक अलग जो है कि सत्ता बनानी है, अरबपति खरबपति बनने का उनका अपना एक लक्ष्य होता है। कैसे एक अचानक से मोटा माल अचानक से ज्यादा बड़ा जो है कि अवसर मिल जाए, हम उसको हड़प करके जो है कि अपना एक अपनी व्यवस्था को बना के बैठ जाए। तो इसलिए हर जगह कहीं वो राजतंत्र के विरोधी हो जाते हैं, कहीं जो है कि लोकतंत्र के विकृति कारण होते हैं, कहीं जो है कि वो वहाँ के मुख्य धारा के विरोधी हो जाते हैं। तो मूलतः अब वही साम्यवादी जो है कि ईरान में भी काम कर रहे हैं, वही साम्यवादी पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उस ढंग से अपना व्यवस्था बना के चलते हैं, वैश्विक एजेंडे के अनुरूप वहां पर अपना कैसे जो है कि अपना जो है कि पोजीशन प्राप्त किया जाए। कुल मिलाकर के यही है, साम्यवाद का अपना कोई पहचान हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर अवसरवादियों का ही हमें पहचान करना चाहिए। समाज में अवसरवादी बहुत घुसे पड़े हुए हैं, वे लोग कहीं भी अपना मंतव्य हासिल कर करके उसमें सब कुछ अपनी व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम बाबा, सभी जी साथियों आचार्य जी को बताइए। नमस्कार। देखिए, जहां तक मेरी अपनी समझ है, जानकारी है, सत्ता पक्ष कोई भी रही हो और सत्ता पक्ष में राज्य में रुचि रखने वाले लोग वो किसी नई विचारधारा को फॉलो करते ही हैं। इसका उदाहरण ये है कि उस सत्ता पक्ष का हम विरोध कैसे करें, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, लोकतंत्र रहा हो या तानाशाही रही हो। मैंने कई बार कहा है, यदि तानाशाही में भी मुझे सुरक्षा मिलती है, मुझे न्याय मिलता है और मुझे जो है स्वतंत्रता मानवीय आधार पर मिलती है और रोजगार का आधार एक बना होता है, रोजगार का मतलब स्वरोजगार पर कोई विशेष अधिकार सरकार का नहीं है, तो मैं उस तानाशाही का भी पक्षधर हूं जहां शांति व्यवस्था बनी हुई हो। मैं उस लोकतंत्र का भी विरोधी हूं जहां अराजकता फैली हो। और कई बार ऐसा सुना जाता है कि लोकतंत्र में अराजकता होती ही है। तो जब लोकतंत्र में अराजकता होती है तो मरता तो मानव ही है, समाज का व्यक्ति ही है। इसका मतलब यही होता है कि हम उस स्वतंत्रता के ही पक्षधर हैं जिसमें अशांति हो, मानव मरते हैं तो मरने दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक हैं। दूसरी व्यवस्था एक, जैसे जहां तक लेनिन की बात है या कार्ल मार्क्स की बात है, मैंने पुनः कहा कि जो सत्ता में रुचि रखते हैं, जिनकी अपनी प्रतिवाद है, वो वर्तमान व्यवस्था का किसी न किसी रूप में विरोध करेंगे ही, क्योंकि सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए या विरोध करने के लिए कुछ आधार चाहिए, और वो आधार होगा वैचारिक, किसी का भी लें,
मान लीजिए जहां राजा को ईश्वर जैसी उपाधि से हमारे यहाँ सुशोभित किया गया था, क्यों किया गया था एक विषय अलग हो जाएगा, या फिर उसको एक न्याय का देवता कहा जाता था। बहुत सारे राजाओं की ऐसी कहानियां, किस्से और इतिहास मिलता है। दूसरी चीज आ जाती है कि जो वर्तमान सत्ता है या पीछे की कोई सत्ता रही है, मानवीय इतिहास में मैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखता, मानवीय इतिहास में मैं कोई ऐसा समाज नहीं देखता जहां एक स्वरूप में, एक आवाज में कोई खड़ा रहा हो, जहां प्रतिद्वंदी के रूप में या विरोध के रूप में कोई आया नहीं हो। मैं कह चुका हूं कि सत्ता का रास्ता ही सत्ता का विरोध करके निकलता है, वो चाहे वैचारिक हो, चाहे हिंसक हो, चाहे विरोधाभास हो। क्योंकि हम उस सत्ता को बुरा कैसे ठहराएं, तो कहीं ना कहीं हमें विचार का आधार लेना पड़ेगा, और उस विचार में आधार लेना पड़ेगा। अगर भारतीय मनीषियों की बात करें, भारतीय दार्शनिकों की बात करें, तो सामंजस्य बैठा हुआ है। अब हमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए कि भारतीय द्वंद्व में खड़ा करने के लिए हम किसी फॉरेन कंट्री के या किसी अन्य को जो देखें। बहुत सारे लोगों ने, जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा आस्था है, उन्होंने लोकतंत्र के प्रति भी कुछ लाइनें, जैसे अब्राहम लिंकन के लिए देखें तो उन्होंने लोकतंत्र के प्रति क्या अपना मंतव्य जो है, विचार प्रकट किया है। लेकिन एक बात कही गई कि कुछ ऐसे भी राज्य व्यवस्थाएं हमें मिली हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं कि उसमें गांव के गांव जलाए गए, तो वो जो मजहबी हैं या अन्य कुछ इस तरह के इतिहास मिल सकते हैं भारतीय राजाओं के प्रति भी, जो इस तरह की घटनाएं रही हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में तो लोकतंत्र आज का नहीं है। लोकतंत्र ऋषियों का शब्द है, ग्राम ऋषियों का शब्द है, स्वराज ऋषियों का शब्द है, और लोकतंत्र आज का नहीं, प्राचीन है। भले ही आज का लोकतंत्र, भले ही साम्यवाद पर टिका हुआ है, जो आज का लोकतंत्र है उसमें बहुत सारी बातें साम्यवाद से मेल खाती हैं, कार्ल मार्क्स से मेल खाती हैं, लेनिन से मेल खाती हैं। जब कार्ल मार्क्स के विचार इतने ही, अभी हमने ये भी कह दिया कि भाई हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए फॉलो करने वाला भी कहीं विचार में गड़बड़ी होगी। और मुझे थोड़ा कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे विचारक भी रहे हैं कि भोजन कितना भी सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, उसमें एक बूंद जहर की मिलाइए, वो खाने योग्य नहीं रहता। तो इसी रूप में, स्वरूप में विचार का भी आधार बन जाता है कि जब लोकतंत्र सही स्वरूप में नहीं है, उनके फॉलोवर्स सही रूप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं विचार में भी गड़बड़ी है। अर्थात कहने का ये, व्यक्तिगत व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन उसके सारे फॉलोवर्स गलत हैं, या उसका एक पूरा जो ग्रुप या संगठन है वो गलत है, तो इसका मतलब विचार में कहीं गड़बड़ी है, सिद्धांत में कहीं गड़बड़ी है। और व्यक्तिगत गलतियां हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, फायदा उठा सकता है, उसका उदाहरण दिया जाएगा, वो व्यक्ति है भाई, हाँ वो हो सकता है व्यक्तिगत। तो लेकिन एक सांगठनिक स्वरूप में अगर कहीं बहुत सारी इस तरह की अराजकता मिल रही है, हिंसा मिल रही है, बल प्रयोग मिल रहा है, या और तरह की कुछ इस तरह की क्रियाकलाप मिल रहे हैं, तो वो जो है उस विचार में ही कमी है। एक बात कह करके मैं समाप्त करता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा लोकतंत्र, तो या तो हम भारतीय जो एक आदर्श व्यवस्था रही है उसकी हमें जानकारी नहीं है, या हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जैसे एक दो बार चर्चा और आई है, तो मैंने रखा है कि भरत के जो पुत्र थे, 8 पुत्र थे उनके, उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था के लिए किसी को स्वीकार नहीं किया। क्या वो लोकतंत्र नहीं था? उन्होंने एक सेनापति के पुत्र के लिए जो है वो राजा बनाया, और इतिहास में पाया जाता है जिसका नाम अभिमन्यु था। उनकी माता जो शकुंतला थी, तो बहुत दुखित हुई कि ये तुम क्या कर रहे हो, वहां तर्क दिया गया। तो क्या वो लोकतंत्र नहीं था? या हम अपने ही जो हमारे ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं उस पर एक उंगली उठाना, या कुछ उस तरह की विचार रखना, या सत्ता पक्ष को कमजोर करना। मैं मानता हूं जैसे हमारे ये नेहरू जी थे या अन्य लोग थे, इन्होंने किसका सहारा लिया, कौन से? मैं तो लोकतंत्र को जो व्यवस्था मानता हूं वो 85-95%
समाजवाद जो साम्यवाद है उस पर टिका हुआ है और उसको स्वीकार कर लिया। वो जनमानस ने तो स्वीकार नहीं किया, और उसी जनमानस के सामने हम वो बात रखते हैं। तो जो हमारी अपनी समाज व्यवस्था है, हमारी अपनी परिवार व्यवस्था रही है, जब हम ये भी मानते हैं कि पाश्चात्य में समाज व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है, परिवार नाम की कोई चीज नहीं है, तब ऐसे लेनिन या फिर मार्क्सवाद ये अप्रासंगिक हो जाते हैं। दूसरी बात ये सिद्धांत खंडित हो जाता है। यदि हम अपने समाज की बात करते हैं, समाज व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, समाज में हिस्सेदारी राज्य में हिस्सेदारी चाहते हैं, समाज की उसमें हिस्सेदारी हो, तो हमारे दर्शन से अच्छा, हमारे यहाँ की व्यवस्था से अच्छा कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जो हमारी व्यवस्था के न्याय शास्त्र के या जो दर्शन के सिद्धांत हैं उन पर खरा उतरे। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। कुछ चलते पद चिन्हों पे कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, वीर जिधर मुड़ जाते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। बचपन में एक कॉमिक्स हमने पढ़ा था, एक व्यक्ति राजा की सुरक्षा के लिए आया, राजा की जान की खतरा था। उसने सुरक्षा के सारे सिस्टम को देखा और कोई बदलाव नहीं किया, और राजा को सुरक्षा देते हुए जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था उसको पकड़ लिया। बाद में उससे पूछा गया कि भाई आपने कोई बदलाव नहीं किया इसमें, और उसको पकड़ भी लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सुरक्षा में बदलाव कर देता तो वह व्यक्ति सतर्क हो जाता। मैंने उसकी कमियों को देख लिया और उसी पे मैंने काम किया और उसको पकड़ लिया। ये जितने भी सिद्धांतवादी लोग हैं, मरने के बाद, समय बीतने के बाद इनका अस्तित्व सिर्फ इतना ही रहता है कि जो वीर लोग होते हैं या जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वे इसका उपयोग करके सत्ता प्राप्त करते हैं। मास पब्लिक को जोड़ने के लिए किसी किताब की जरूरत होती है, किसी विचारधारा की जरूरत होती है, तो वो लोग उससे अटैच रहें, इसलिए वह एक विचारधारा में अपने आप को दिखाता है। अगर हमको हिंदुओं को जोड़ना है तो हम तिलक लगा लेंगे, मुसलमानों को जोड़ना है तो टोपी पहन लेंगे, मार्क्स की किताब ज्यादा पॉपुलर हो रही है तो हम मार्क्सवाद की बात करेंगे, लेनिनवाद की बात करेंगे। लेकिन मेरा मूल सिद्धांत यह है कि मुझे सत्ता प्राप्त करना है, सत्ता में बने रहना है। जो फॉलोअर हैं वो इस बात से संतुष्ट होंगे कि मेरा नेता मार्क्सवाद का है, मेरा नेता हिंदू है, मेरा नेता मुसलमान, और उससे वो अटैच्ड रहेंगे। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको अपनी किसी सुख सुविधा का, नाली, रोड, खड़ंजा, नौकरी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा, बिजनेस, व्यापार से। वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संविधान के नाम पर आपसे अटैच रहेंगे और आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ सत्ता का मजे लेना है। तो ये किताबें, ये विचारधारा सत्ता प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है, जिसका इस्तेमाल सत्ता प्राप्त करने वाले लोग करते। बाकी जो विचारक, जो भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, लेनिन को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, वे लोग सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मूल सिद्धांत में जाने के बाद देखते हैं कि सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, और उससे सत्ता नहीं पाया जा सकता है, उससे समाज को पाया जा सकता है। तो जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, वह समाज में अपना स्थान बनाते हैं और वो सामाजिक ढांचा मजबूत करते हैं। राजा उनसे डरने लगता है और उनकी हत्याएं हो जाती हैं। जिस तरह गांधी को मारा गया, जिस तरह दयानंद को मारा गया, जिस तरीके से ईसा मसीह को मारा गया, मोहम्मद को मारा गया, सुकरात को मारा गया, ऐसे ही ये लोग हैं जो सत्ता नहीं प्राप्त करने जा रहे थे।
ये सत्ता के लिए मुसीबत थे, क्योंकि सत्ता इनके सामने टिक नहीं पा रही थी। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जय सिया राम भैया। जी जी भैया जी, दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक, जैसा कि पवनजय भैया जी ने बताया, एक तो वो होते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो निज हित को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, अर्थात स्वार्थी। तो जो समस्त जगत का कल्याण चाहते हैं, जो प्रकृति के सदृश चलना चाहते हैं, वो तो उस हिसाब से काम करते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वो नियमों को तोड़ मरोड़ कर और अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करते हैं और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर अपना प्रभाव छोड़ करके सत्ता प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि यही तो, जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने तो समाज कल्याण के लिए ही काम किया है। पर जो धूर्त हुए हैं, जो चालाक हुए हैं, जो बुद्धिमान हुए हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं वही नियमों का किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना है या फिर सर्व समाज के हित के या कल्याण के लिए हमें उनका प्रयोग करना है, वो उनकी नीयत पर निर्धारित रहता है। जब नीयत अच्छी होती है तो समाज के सर्वोपरि अर्थात समाज में स्थापित मूल्यों को करते हैं और समाज में गौरवान्वित होते हैं, और वो यहाँ तक कि राजाओं पर भी नियंत्रण रखने की उनमें क्षमता हो जाती है। और तभी जो सत्तासीन होता है वो उनके विनाश के लिए षड्यंत्र रचता है। जिस प्रकार से अभी बहुत सारे उदाहरण पवनजय भाई ने दिए कि जिन समाज के प्रबुद्ध विचारकों का सत्तासीन लोगों ने अंत करवा दिया या सत्ता लोलुप व्यक्तियों ने उनको समाप्त करवा दिया। ये समाज में पहले भी चलता रहा है और आज चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये तो इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू की बात, विचार तो एक ही है, अब उसका उपयोग कैसे करना है वो व्यक्ति के अपने लक्ष्य के आधार पर निश्चित होता है। उद्देश्य क्या है उसका, उसके अनुसार वह निर्धारित जितने भी कल्याण के या नियम हैं प्रकृति के, उनका उपयोग करता है। अब बात आती है साम्यवाद की। चूंकि साम्यवाद पर ही आज ज्यादा चर्चा चल रही है, तो एक पक्ष मुझे लगता है कि नहीं छुआ है किसी ने, वो पक्ष है साम्यवाद टूटता कब है। साम्यवाद तब टूटता है जब कोई संगठन आक्रामक स्थिति में होता है, तो साम्यवाद उसके सामने घुटने टेक देता है और आक्रामक संगठन की जो विचारधारा होती है वो अपने आप को खत्म करके उसमें विलय कर लेता है। जिस प्रकार से इस्लामिक देशों के अंदर भी सर्वप्रथम तो साम्यवाद ही आया और साम्यवाद ने इस्लाम के आगे घुटने टेके और घुटने टेक करके आज ईरान है। ईरान में साम्यवाद था और उम्दा साम्यवाद था। जो परिकल्पना मार्क्स ने की थी उसी का प्रतिरूप था, वो बिल्कुल वैसा ही था सदृश। लेकिन जब वहां संगठन की प्रभुता बढ़ी तो साम्यवाद ने घुटने टेक दिए और साम्यवाद इस्लाम में विलय हो गया और आखिरकार दम तोड़ दिया, उसने खत्म हो गया और आज सारे के सारे जो खाड़ी देश हैं वो इस्लामिक हो गए। बस मैं इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, कोई और साथी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए। ये जितने अवसरवादी हैं जो साम्यवाद खांचे में बैठे हुए हैं, वे हिंसक नहीं होते हैं। मैंने उनको नजदीक से अनुभव किया है। मैं भी कभी जो है कि कम्युनिस्टों के साथ बड़ा उठता बैठता रहा हूँ और उनसे अच्छा में परिचय है। वे हिंसक नहीं होते हैं निश्चित रूप, लेकिन हाँ वे हिंसा का जबरदस्त बढ़ावा कर देते हैं।
आप जितने भी देख रहे हैं ना, जो हिंसक होते हैं, दंगे में लिप्त होते हैं, या अलगाववाद में लिप्त होते हैं, या जो है कि जैसे किसान आंदोलन इत्यादि में जो है कि तरह तरह के आंदोलन होते हैं, जैसे अग्निवीर योजना आई तो रेलवे वगैरह सब फूक दिया गया। इसमें जो अवसरवादी होते हैं वो हिंसक नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हिंसा नहीं करते हैं। जो भी हिंसा करते हैं वो उनके अनुयायियों के ढंग से प्रेरित करते हैं, प्रवाह करते हैं, और लड़े मरे करते रहे और हमारी एक व्यवस्था बनती रहे। तो कुल मिलाकर के जो अवसरवादी हैं वही जो है कि साम्यवादी या समाजवादी आज के रूप में स्थापित है। मैं इतना बात कहना चाहता था, ये छूट गया था हमसे, तो इसी जी के साथ धन्यवाद। हेलो। जी विपुल जी, आप बताइए। बाबा की बात। मेरा ये है कि ये जो चर्चा हो रही है वामपंथ के ऊपर, मैं अगर भारतीय व्यवस्था की बात करूं, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की है, अगर उसको गहराई से अवलोकन किया जाए तो हम पाएंगे कि हमारे जो राजा रहे वह धर्मनिष्ठ और प्रजानिष्ठ रहे। महाभारत काल से लेकर अगर हम आधुनिक काल तक देखें तो हमारे राजाओं ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। यह बात है मध्यकाल की। उस वक्त शासन था चंदेलों का, नहीं, चालुक्यों का, गुजरात पे। उसका राजा था कुमारपाल। तो कुमारपाल को आवश्यकता हुई एक महल बनवाने की। तो जिस जगह का चयन किया गया वह महल के लिए उस जगह पे झोपड़ी थी। तो झोपड़ी वाले ने मना कर दिया। कहा जाता है कि राजा खुद उसके पास आया और उसने उसी वक्त उसको जमीन दी दूसरी जगह। फिर उसके बाद राजमहल का निर्माण हुआ। एक दूसरी घटना उसी शासन काल की है। जो कुमारपाल था वह जैन था। जब उसने जैन धर्म स्वीकार किया तो उसने राज्य में मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिया। जब वो प्रतिबंध लगाता है तो प्रतिबंध लगाने से पहले जितने भी कसाई थे उनको दूसरा रोजगार देता है, तब उसके बाद प्रतिबंध लगता है। तो इन बातों से जाहिर होता है कि जो हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं बेहतर थी और अच्छी थी। आप महाभारत में देखिए, दुर्योधन इतना दुष्ट था लेकिन कभी उसने आम जनता पर अत्याचार नहीं किया। जो अत्याचार किया उसने पांडवों पर किया। कारण था राज्य। उसने आम जनता पर कभी भी अत्याचार नहीं ये किया। अब आप शॉर्ट करिए विपुल जी, हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा बाबूजी, शॉर्ट कर। बाबूजी अब आपकी बात ले लेते हैं। नहीं, चर्चा पहले लंबी है, अगर थोड़ा आपको 10-15 जो मिनट हम लोग बढ़ा लेंगे। अच्छा ठीक है। जी देखिए, जो बात हुई है वो करीब करीब स्पष्ट हुई है। ज्ञानेंद्र जी ने, नरेंद्र जी ने और ब्रजेश जी ने भी, मदन जी ने भी और पवनजय जी ने भी करीब करीब, सुनील देव जी ने भी ठीक ही लाइन ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं कुछ छूटी हुई बात आपको बता देता हूं। एक बात यह है कि मार्क्स ने
सबसे पहले यह अनुभव किया उस कालखंड में कि अब ईश्वर के नाम से लोगों ने डरना बंद कर दिया है। धीरे धीरे ईश्वर की मान्यता और ईश्वर का भय समाप्त हो रहा है लोगों के अंदर। तो अब एक नए भय का निर्माण करना है, ये मार्क्स ने अनुभव किया। मार्क्स ने जो शब्द दिया उस समय वह था विदरिंग ऑफ द स्टेट। नरेंद्र जी ने करीब करीब उस बात को क्लियर किया है। मार्क्स का यह मानना था कि राज्य नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य, प्रत्यक्ष नहीं, एक अदृश्य शक्ति का भय समाज के बीच, आम लोगों के बीच में स्थापित हो जाएगा और उस अदृश्य शक्ति के डर से लोग ठीक ठाक चलना शुरू कर देंगे। इसीलिए मार्क्सवादियों का जो राजा होता था, हेड, उस समय राजा मत कहिए, हेड कहिए, शासन का जो हेड होता था वह अदृश्य होता था, जल्दी सामने नहीं आता था। जैसे अन्य राजा लोग सामने आते हैं, दिखते हैं, मार्क्सवाद में यहां तक कि अगर उनका शासक मर गया तो वह मर गया यह बात आम जनता को पता ही नहीं चलने देते थे कि शासक मर गया। इसलिए मार्क्सवाद ने अपनी सारी व्यवस्था को अदृश्य और गुप्त रखा। अब ईश्वर को नकार दिया, प्रकृति को स्वीकार कर लिया। यह मार्क्सवाद की एक, मैं आपको थ्योरी बता दिया। ये बात सही है, सब लोगों ने कही है कि मार्क्स की सोच अलग थी और मार्क्सवाद उस सोच से अलग हो गया, और ये होता ही है। ये केवल मार्क्स का ही मामला नहीं है, अन्य महापुरुषों के साथ भी धीरे धीरे इसी तरह होता है। अब एक बात और आती है कि जो आपके सामने मार्क्सवाद के या साम्यवाद के, दोनों शब्द एक ही मान लीजिए, जो 7 दुर्गुण बताए गए हैं, ये सातों के सातों सही हैं। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी, ये सातों दुर्गुण मार्क्सवाद के सिद्धांत के उसी देश में लागू होते हैं जहां मार्क्सवाद नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन जहां साम्यवाद स्थापित हो गया वहां ये सातों दुर्गुणों का विरोध होना शुरू हो जाता है। अर्थात मार्क्सवादी सरकार 7 में से एक भी दुर्गुण को अपने क्षेत्र में जिंदा नहीं रहने देगी। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में वह अराजकता फैलाने के लिए, असंतोष फैलाने के लिए सातों आधारों पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। तीसरी बात, ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि राजा लोग अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे। मार्क्सवाद में ऐसी बात नहीं है, बात अर्ध सत्य है। मार्क्सवाद अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानता है,
वह तो अपने को ईश्वर मानता है। मतलब मार्क्सवाद में ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है वही है। ये एक तीसरी बात मैंने आपको बताया कि वह अपने को ईश्वर मानता है। मार्क्सवाद अपने को समाज का प्रतिनिधि नहीं मानता है, अपने को समाज मानता है। इसका मतलब यह है कि मार्क्सवाद यह मानता है कि समाज नाम की किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ईश्वर की जरूरत नहीं है, परिवार और जो भी व्यवस्थाएं हैं किसी की जरूरत नहीं है। जो कुछ है, चाहे समाज, चाहे ईश्वर, चाहे जो भी है, वो सब कुछ एकमात्र है सत्ता। मार्क्स की सोच इस संबंध में मैं समझता हूं कि बहुत गलत नहीं थी, क्योंकि मार्क्स तो ईश्वर का विकल्प दे रहा था। अब वो आगे चलकर जैसा होता रहता है उसी तरह से मार्क्स के साथ भी हुआ, गांधी के साथ भी हुआ, सावरकर के साथ भी हुआ, सबके साथ वही हुआ है। आगे भी ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतिहास इसी तरह चलता रहा है। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। आगे अभी कई लोगों को बोलना है, कुछ प्रश्न भी करने की अब आपको जरूरत है। आप किसी से भी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अभी हमारे कई साथी नहीं बोले हैं। हेलो। वैद्यराज जी, श्रीकांत जी, जी हाँ बताइए मोहन जी। बताइए। सभी दिग्गज साथियों का अभिवादन है। सभी साथियों ने और श्रद्धेय मुनि जी भी ने बात को बहुत गंभीरता से स्पष्ट किया। इसी में कुछ मैं अपना भी विचार देता हूँ। देखिए, जो साम्यवाद की विचारधारा रूस से चली, चाहे वह मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो या माओ त्से तुंग का चाइना में हो, तो सर्वप्रथम जो है सो उस समय का जो वैश्विक राज्य व्यवस्था था उसमें राजशाही का और कई सामंतों का जो है मिलकर एक साम्राज्यवाद का व्यवस्था जो है सो कायम था। और उस व्यवस्था में जिस प्रकार की देखा जाता है कि राजा का कान होता है और आंख नहीं होता है, जब तक कोई भी तंत्र की व्यवस्था है या राज्य की व्यवस्था है, अगर वह जो उसके निम्नतर स्तर में प्रजा है और उच्चतम स्तर में जो शासक है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, राजा के रूप में हो, साम्राज्यवाद के रूप में हो, पूंजीवाद के रूप में हो, साम्यवाद के रूप में हो, लोकतंत्र के रूप में हो या धर्मतंत्र के इस्लाम के रूप में हो, अगर वह जो जमीनी स्तर में जो सर्वहारा दल जो हैं, मजदूर है, श्रमिक है, किसान है, मीडियम क्लास के जो अपने छोटे जो श्रम आधारित व्यवसायी है, अगर उनसे वो समन्वय बैठाकर चलता है, आंख अगर वहां तक उसका पहुंचता है, तब जो है
उसकी व्यवस्था लंबे समय तक चलते जाता है। लेकिन जैसे ही बीच में जो भोगवादी, विलासवादी, सुखवादी एक बीच में चाटुकारिताओं का, चापलूसों का, राजा और प्रजा के बीच में होता है, और जब सारी बातें इनकी चलने लगती है, किसी भी तंत्र व्यवस्था के जो उच्च स्तरीय मालिक के रूप में बैठा रहता है, तब जाकर के कुछ जो है दार्शनिक या मार्गदर्शक समाज में खड़ा होते हैं, जो एक सिद्धांत देते हैं कि इनका अन्याय आताताई जो है वो कैसे कम होगा। तो ये जो संसार का परिवर्तन का एक नियम है कि वहां पर जो है सत्ता का परिवर्तन होता है। अगर जो सत्ता में बैठा हुआ है और नीचे में जो है और बीच में जो बिचौलिया हैं, इन सभी का अगर तालमेल वो नहीं देखता है तो एक दिन उनको सत्ता से छूटना पड़ता है। और ये जो मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं या दर्शन शास्त्री जो होते हैं, जो मूलभूत समस्या को समझते हैं और उस मूलभूत समस्या को समाज को एक गुरु ज्ञान के रूप में देते हैं, और उस गुरु ज्ञान को जो भी धूर्त चालाक व्यक्ति है उसको हाईजेक करते हैं, और हाईजेक करके उनके नाम पर सत्ता पर हावी होते हैं, और बाद में जो है उनके सिद्धांत को आउट कर देते हैं। और ये जो है कहना कुछ है और करना कुछ है, मुखौटावादी सरकार चलने लगती है। और ये बहुत दिनों तक नहीं चलती है, लेकिन अब समस्या होता है कि जो हम लोग अपने चर्चा में बात करते हैं कि प्रजा को कई भागों में इन लोग विभक्त कर देते हैं। अब राजा की जो शक्ति उस समय होती है एक हाथी के बराबर होती है, और प्रजा जो होता है एक चूटी के बराबर होता है। सारी प्रजा ये समझता है कि भाई हमारे साथ अन्याचार अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब वो हम हाथी से कैसे मुकाबला करेंगे। अब वहां पर एक अवतार के रूप में या दार्शनिक के रूप में या पैगंबर के रूप में कोई मसीहा के रूप में आता है, और इन सारी चुटियों को जब एक सूत्र में बांधता है, तब कहीं जा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। तो वैसे ही मार्क्स आए और सारे जो है सर्वहारा दल को सामंतों और राजशाही के खिलाफ इनके साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा था, इनको उन्होंने एकत्र किया और इनके बल पर सत्ता परिवर्तन किया कि सबको समान अधिकार मिलेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ नहीं रहेगा, सब सबका रहेगा, और जिसकी जो गुण और योग्यता होगी उसके हिसाब से उसको सुख सुविधा मिलेगा और सारा कारवां चलेगा। लेकिन बाद में जो सब दिन आया है जो सत्ता सुख भोग लिए, वहां पर जाकर वर्चस्व कायम कर लिए। आज जितने भी साम्यवादी राष्ट्र हैं उनमें कोई अगर सत्ता पर राष्ट्रपति के रूप में अगर है, चाहे पुतिन हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे किम जोंग हो, पूरे जैसे है अपने ग्रुप के साथ और सत्ता पर जो है तानाशाही के रूप में बने हुए हैं। अब समय आएगा तो फिर परिवर्तन होगा। बस यही जो है हमारा जो है सो विचार था। बाकी और साथी जो हैं अपने बात को रखेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी बात को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। बताइए पहुंचे। जैसे वह विद्या किसी काम की नहीं जिससे धन न प्राप्त किया जा सके, सत्ता न प्राप्त किया जा सके।
इस्लाम द्वारा सत्ता प्राप्त किया गया, मार्क्स द्वारा सत्ता प्राप्त किया गया, सनातन धर्म के द्वारा सत्ता प्राप्त किया गया, बौद्ध धर्म द्वारा सत्ता प्राप्त किया गया, ये सत्ता के मार्ग बने। लेकिन जो भारतीय मूल दर्शन है उससे सत्ता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह सभी की बात करता है। जैसे आरएसएस है तो वह एक वर्ग की बात करते हुए सत्ता के प्राप्ति का माध्यम बन गया है। लेकिन मां संस्थान जो है, जो सभी वर्गों की बात करता है, समाज की बात करता है, संपूर्ण समाज की बात करता है, यह सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जब सत्ता नहीं प्राप्त करेगा तो इसका फल क्या होगा? यह ऐसा भारतीय कॉन्सेप्ट है जिससे सामाजिक रूप से ऐसे तमाम विचारक जन्म लेंगे जो सत्ता को विवश कर देंगे सीधे रास्ते पे आने के लिए। यह इसका जो है परिणाम होगा। धन्यवाद जी। कोई और साथी? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें 2-3 लाइन बोलना चाहूंगा। एक तो हम लोग लोकतंत्र शब्द पर विचार करते हैं, और जो हमारा जो इंग्लिश में डेमोक्रेसी है, ये कब से आया है, कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति क्या है, कि साम्यवाद पहले आया कि लोकतंत्र आया, इन शब्दों पर जब विचार करते हैं तो जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा वो बड़ा सही है। साम्यवाद शब्द देखें तो साम्य शब्द तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। साम्य स्थिति को अच्छी स्थिति माना गया है। मनुष्य को भी ये कहा जाता है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में साम्य रहना चाहिए, समत्व की भावना में रहना चाहिए। उसे सुख दुख की भावना हो, उस परिस्थिति में भी वो साम्य अवस्था में रहे। तो वहां तो साम्य शब्द को आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप वामपंथ कह देते हैं तो वामपंथ का मतलब हो जाता है, वाम मतलब उल्टा होता है, पंथ मतलब रास्ता, उल्टे रास्ते पर चलने वाला। अर्थात जो प्राचीन समय में वेदों के विरुद्ध चला करते थे, राक्षस या निशाचर थे, उनको भी वामपंथी ही कहा जाता था। जिनको हम दक्षिण पंथी कह देते हैं, उत्तरपंथी कह देते हैं, तो वहां पर उसकी जगह वाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम डेमोक्रेसी शब्द को देखते हैं तो लैटिन में डेमोस और क्रास्टो शब्द से जो है वो आपका जो डेमोक्रेसी आया है। और वहां पर बताया गया है डेमोस मतलब हो गया कि लोगों के बारे में बात की जा रही है। और जब हम जो है उसकी बात करते हैं डेमोस और क्रेटोस की बात करते हैं, तो क्रेटोस का मतलब हो जाता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति की बात की जा रही है। तो वहां पर भी डेमोक्रेसी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है डेमोक्रेसी का इतिहास सिर्फ इतना ही पुराना नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ब्रिटेन में 19th सेंचुरी के आसपास देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, भले ही हम उसे राजतंत्र कहते हैं, लेकिन दुनिया ने उसे लोकतंत्र ही माना है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम। उस पुस्तक में लोकतंत्र शब्द आता है। वो लिखते हैं कि अविश्वमोयम लोकतंत्र सर्वाधिकार। तो वहां पर उन्होंने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया है, और वहां पर वो माता से कह रहे हैं कि हे माता, ये तुम्हारा जो है लोकतांत्रिक अधिकार है न्याय पाना। तुम रात के 3 बजे भी जाओ तो तुमको न्याय जो है निर्बाध रूप से प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र भारत के इतिहास में देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वो काफी पुराना है। जब बात आती है साम्यवाद की, तो मुझे लगता है साम्यवाद का वास्तव में जो रूप है वो परिवर्तित तो है, लेकिन जिन देशों से आया है उन देशों में वह आवश्यक हो सकता है। हम लोग जिस परिस्थिति में थे वहां उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम उन्नति से अवन्नति की तरफ गए हैं। वो पहले ही अवन्नति में थे तो उनके लिए वह उन्नति मानी जाएगी। जहां पहले ही गांवों को अधिकार थे, सभा और समितियां बनी थी, निर्णय लेने के अधिकार थे, और जहां ऐसी बिल्कुल व्यवस्था ना रही हो, अर्थात वो 0 से 1 पर गए और हम 5 से 1 पर आ गए, तो वो उनके लिए उन्नति मानी जाएगी। हमारे लिए उन्नति नहीं है, हमारी तो अवन्नति हुई है कि समाज के सामाजिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा है, कारण चाहे जो भी रहे हों। लेकिन साम्य शब्द अच्छा है, उसका दुष्प्रयोग मुझे लगता है हर शब्द जो है जो बहुत अधिक प्रचलित होता है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। कल की चर्चा में हम लोग बात कर ही रहे थे वेशभूषा पर,
तो वैसी ही स्थिति है, उसका दुरुपयोग हुआ। और उसका दुरुपयोग करते करते वास्तव में आज समाजवादी जो हैं, समाजवादी ही जो है वास्तव में साम्यवाद का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब समाजवाद शब्द को पकड़ लिया है, क्योंकि वो ज्यादा अब प्रचलित हो गया है। जब साम्यवाद प्रचलित था तो साम्यवाद को पकड़ा था। अब दुनिया के साम्यवादी देश जो है वह लोकतंत्र शब्द को पकड़ रहे हैं, भले ही वह लोकतांत्रिक ना हो, क्योंकि अब लोकतंत्र ज्यादा प्रचलित है। तो जो शब्द प्रचलित होगा उसको पकड़ा जाएगा, भले ही आप उसके नाम पर कुछ भी करते रहे। यही स्थिति साम्यवाद में भी दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद। चलिए मैं हेलो। एक और आपको बता दूं। जी बाबू जी। हेलो। जो हेलो। वामपंथ शब्द है, ये वामपंथ शब्द भारत का हेलो। है। श्रीकांत जी वामपंथ, अभी रुक जाइए आप। जी बाबू जी बोलिए। हाँ, वामपंथ शब्द भारत का है। वाम मार्ग, वाम मार्ग में क्या क्या चीजें थी? पंच मकार, पंच मकार के आधार को आधार बनाकर वामपंथ अपना सारा ढांचा तैयार करता था। और ये पंच मकार क्या थे? मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य माने मछली, और मांस, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मछली, मत्स्य, ये 5 माने गए हैं वाम वाम मार्ग के। पांचों को वामपंथ ने एडॉप्ट कर लिया। इन 5 कार्यों को वामपंथ में बुरा नहीं माना जाता है। ये मैं आपको, जैसे जेएनयू में भी गया हूं, मैं सब जगह आपको बता सकता हूं कि ये 5 को बाधक नहीं माना गया, साधक माना गया है वामपंथ के विस्तार में। और इसलिए 5 को वामपंथी कभी बुरा नहीं मानते हैं, इसका उपयोग करते हैं 5 को। ये मैंने आपको एक बात और बता दी। अब अगर कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। और जी श्रीकांत जी आपका कुछ प्रश्न है? प्रश्न हो तो हमको 1-2 लाइन बोलना है, बोले कि आपको अच्छा, बोल केवल दीजिए क्वेश्चन नहीं चलिए। चलेगा? जी शॉर्ट बताइए। में 1 मिनट 2 मिनट। मुझको ये बोलना है कि पहले तो समाज साम्यवाद के फिलोसफी पर आप लोग बहुत सारी चर्चा की है, इसको बंद कर दे आवाज लेकिन ना। साम्यवाद लेफ्टिज्म है जो बाएं चलना सिखाता है, और गौतम बुद्ध ने भी बाएं चलने को कहा, शंकर जी ने भी बाएं चलने को। एक तो ये बात है लेफ्टिज्म। दूसरी बात यह है, मार्क्स को न रूस ने अपनाया, न चीन ने अपनाया, न और कंट्री थे 1990 तक जहां पर मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी। जैसे मार्क्स का आधा फिलोसफी रूस ने लिया। वो आधा फिलोसफी ये था कि आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति और क्षमता के अनुसार काम। तो ये तो फिलोसफी लिया मार्क्स का रूस ने, लेकिन वहां पार्लियामेंट बनाया। ठीक है। जी और किसी का प्रश्न नहीं है ना कोई? मेरा प्रश्न है बाबा जी। हाँ बताइए। प्रणाम। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सामाजिक, मतलब सामाजिक दृष्टि से हिंसा की परिभाषा क्या है? ये तो अलग अध्यात्म तो विषय से अलग हो गया। ये इतने एक लाइन में तो उत्तर दिया नहीं जा सकता है। ये प्रश्न जी फिर कर लेना। ठीक है जी।
और कोई बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। नहीं, प्रश्न नहीं है, लेकिन बताइए। एक नजरिया जरूर कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए अभी पवनजा जी ने बात कही थी कि भारतीय दर्शन में ऐसा है कि उसमें राज्य तानाशाह नहीं बन सकता है। अभी तक व्यवस्था के दर्शन जितने भी हैं, मुख्य रूप से उन्हें मैंने जो समझा है, उनकी जब काट नहीं हो पाती है तो तय में ये आता है कि वे भी सरकार को इस प्रकार शक्तिशाली बनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार निरंकुश हो जाए। मार्क्स की अवधारणा भी यही कहती है, और इसी डोर को पकड़ करके जितने भी तानाशाह मार्क्सिज्म के आधार पर या साम्यवाद के आधार पर हुए हैं, इसी आधार पर वे कह रहे हैं कि साम्यवाद ही वास्तविक लोकतंत्र है। लेकिन उनका करेक्टर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बदल जाता है, जो बात इसमें करीब करीब 2-3 बार हुई है इस चर्चा में। अब ये किसी दार्शनिक का दोष तो नहीं हो सकता, दोष है तो मानने वालों, क्योंकि दर्शन उसी ही दृष्टिकोण को कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य निश्चित रूप से सुरक्षित रहता हो। अगर स्वतंत्रता का मर्यादा भंग होती हो तो उसे कोई दार्शनिक दृष्टिकोण कैसे कहा जा सकता है, ये एक सवाल। ठीक है। जी। तो अब कल और का जी, विषय। कल हम लोग जो है वो इजराइल और ईरान युद्ध पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। या दो और विषय सोच सकते हैं, तीनों में से आप कोई तय कर लीजिएगा। जी बाबू जी। एक विषय ये भी भारत में आपातकाल भी विषय हो सकता है, जी। इजराइल ईरान का भी विषय हो सकता है। जी। एक विषय और हो सकता है कि भारत प्राचीन समय में बहुत पिछड़ा हुआ था या विकसित था आज जी। की तुलना। जी। इनमें से कोई भी आप जो उचित समझे आप चुन लीजिएगा। मैं ब्रजेश जी, अगर ईरान इजराइल का ही मामले पर कुछ समीक्षा करें कल, तो मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। मुझे चलो, लगता कोई है बात मुझे लगता है इन तीनों तीनों विषयों पर कर लेंगे एक एक दिन करके। हाँ, जी। नहीं। कल तो एक ही विषय रखिए। जी बाबू जी, कल एक ही रहेगा, बाकी के विषय बाद में रख लेंगे। हाँ, वो बाद में रख लेंगे। जी। ठीक। ज्ञानंद जी, समाप्त कर सकते हैं। समाप्त।